तो स्टार्ट करेंगे बायोमोलिकुल्स। अगर बायोमोलिकुल्स क्लियर हो जाएगा ना, तो बायोमोलिकुल्स के साथ बहुत सारा चैप्टर्स लिंक रहता है, जैसे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे फिजियोलॉजी का चैप्टर, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर, एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर्स, बहुत सारा चैप्टर्स लिंक होता है। अगर बायोमोलिकुल्स आसान हो जाए ना, और केमिस्ट्री का भी बायोमोलिकुल्स आसान हो जाएगा, ठीक है। एक ही शिकार में दो गोलियां, ठीक, सॉरी, एक ही गोली में दो शिकार, ठीक है। अभी हम पढ़ने जाएंगे बायोमोलिकुल्स। देखो ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हम केमिस्ट्री के साथ लिंक करके पढ़ाऊंगा ना, तो अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे से समझ में आता है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो बायोमोलिकुल्स जब चालू होता है ना, तो बायोमोलिकुल्स का पहला वाला पैराग्राफ में यह दिया हुआ है कि अगर एक लिविंग टिश्यू है और एक लिविंग टिश्यू का अगर एनालिसिस किया जाता है, तो उससे मतलब पता चलता है बायोमोलिकुल्स होता क्या है, ठीक है। तो बायोमोलिकुल्स का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमारा और जो एनालिसिस होता है ना लिविंग टिश्यू का, उधर से पता चलता है, ठीक है। तो हम एनालिसिस करेंगे लिविंग टिश्यू का, लेकिन एनालिसिस होता है दो टाइप्स का। एक होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस, एक होता है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो हम पहले बायोमोलिकुल्स में लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करेंगे। देखिए लिविंग टिश्यू का एनालिसिस होता है टू टाइप्स का। एक होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस, एक होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस, और दूसरा वाला होता है इनऑर्गेनिक एनालिसिस। देखिए पहले हम ऑर्गेनिक एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा बोर्ड तो थोड़ा सोता है ना, तो हम क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक है उसको हम अभी मिटा देंगे। तो ऑर्गेनिक एनालिसिस अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इधर जो कुछ है ना, वो सब थियोरिटिकल बात है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा मैं अगर ये एनालिसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिधर कार्बन रहता है और वो लिविंग टिश्यू में अगर रहता है, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है एनसीईआरटी ने, अभी मैंने नहीं पढ़ा रहा। देखिए ये एक लीफ है, सुंदर सा लीफ है, और ये मेरा लिवर है, ठीक है। अगर ये लीफ एंड लिवर को एक मॉर्टल लिया जाता है, जो हमारे घर में मम्मी से, आजकल तो ये बहुत सारा निकल गया टेक्नोलॉजी, पहले में ऐसा कुछ मॉर्टर था, ठीक है। उधर में एक डंडा लेके चटनी बनाते थे मम्मी लोग, ठीक है। तो इधर एक डंडा है, तो उसका जो टिश्यू है ना, किसी एक ही का टिश्यू हम इधर ले लिया है। तो ले लेने के बाद इधर में देखो, जब हमारा मम्मी चटनी बनाते हैं ना, तो उधर में क्या डालते हैं, थोड़ा बहुत पानी डालते हैं ताकि वो लुब्रिकेट हो जाए, ठीक है। हमारा उधर क्या डालेंगे, इधर क्या डालेंगे, इधर हम पानी नहीं डाल सकते, इधर हम डालेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। लेकिन देखिए जब मेरा दिमाग में आता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो मैं पहले क्या करता हूँ, जो एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH, उसी को याद करता हूँ, ठीक है। CH3COOH। अभी देखो कार्बन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, और इधर COOH, हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये मिटा दो अभी, ठीक है। हम क्या डाल रहे हैं इधर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो चटनी थोड़ा गिलासा बन गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, उसको एक कॉटन क्लॉथ लेंगे, ये कॉटन क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ लेके इधर में डाल देंगे ये वाला चटनी। देखिए अभी ये क्या होगा, ये चटनी में थोड़ा मतलब कॉटन क्लॉथ से थोड़ा बहुत फिल्टर होगा, ठीक है। तो जो कुछ फिल्टर हो रहा है
ये फिल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका साइज कम है। कॉटन क्लॉथ का जो साइज है ना, जो मतलब कॉटन फाइबर्स का जो साइज है ना, जो होल्स का साइज है ना, उससे सोता है। और ये एसिड में जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दिया गया था ना, इसमें नाम लिख देते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये दिया गया था, इसलिए ये लुब्रिकेंट जैसा बन गया। अभी इधर में जो कुछ फिल्टर हो रहा है वो इसीलिए फिल्टर हो रहा है कि उसका वो एसिड सोल्यूबल है, एसिड के साथ सोल्यूबल हो गया और इधर में गिर रहा, फिल्टर हो रहा है, उसको कहते हैं एसिड सोल्यूबल। मतलब ये फिल्टरेड है, फिल्टरेड पोर्शन होता है एसिड सोल्यूबल। क्यों होता है, क्यों आता है फिल्टर, क्यों होता है? क्योंकि ये माइक्रोमोलिक्यूल है और बनाया किससे गया था? लिविंग टिश्यू से, इसलिए इसको कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और अभी देखिए, अभी जो कुछ इधर में बच गया है, ठीक है, उसको कहता है रिटेंटेड, ठीक है। और उसको रिटेंटेड क्यों है? क्योंकि वो नीचे में नहीं गिर पाया, ठीक है। नीचे में क्यों नहीं गिर पाया? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है। रिटेंटेड उसको कहते हैं एसिड इंसोल्यूबल, साइज में बहुत बड़ा है इसलिए सोल्यूबल नहीं हो पाया एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से, ठीक है। रिटेंटेड एसिड इंसोल्यूबल और साइज में बड़ा है इसलिए उसको कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक एनालिसिस। अभी हम पढ़ना चाहिए बायो माइक्रोमोलिक्यूल का एंड मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मेरा मर्जी है, मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा मिटा लेते हैं उसको, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सोता है। तो ये सब तो समझ में आ गया ना, ये आसान सा चीज है, थियोरिटिकल पार्ट है। तो मैंने क्या करेंगे अभी, देखो, ये हमारा कॉटन का क्लॉथ था, ये हमारा फिल्टर था, ये रिटेंटेड था, ये भी एक सैंपल है और ये भी एक सैंपल है कि नहीं? ये दोनों सैंपल अभी एक्सट्रैक्शन किया गया है, उसके बाद आइसोलेशन किया गया है। मेटलर्जी में हम पढ़ते हैं, जब किसी चीज को आइसोलेट करता है उसको प्यूरिफाई करना भी जरूरी है। तो इधर हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन। जब प्यूरिफिकेशन किया गया है, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेंगे? उसके बाद सम एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और ये एलिमेंट को एलिमेंटल एनालिसिस किया गया है। देखो ऐसे लिख लो, सब मॉलिक्यूल मिल गया है। इधर हम बायोमोलिक्यूल नहीं लिख रहा है, मॉलिक्यूल लिख रहा है। उसको अभी एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। जब एलिमेंटल एनालिसिस, देखिए एलिमेंटल एनालिसिस हमको केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सपोज कोई मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का जो वेट है उसको अगर मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया जाता है तो मोल्स निकलता है। ऐसे मोल्स निकल के एलिमेंटल एनालिसिस किया गया है। उसके बाद एक मोलिकुलर फॉर्मूला मिल गया है, मोलिकुलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया है। ये मोलिकुलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला जब ऐसा टाइप का मिल गया, CnH2nOn, तो देखा गया है कि जो मॉलिक्यूल इधर से मिल रहा है उस पर कार्बन है, ठीक है। तो इसीलिए उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल, है कि नहीं? और एक बार बताते हैं, ठीक है। पहले जो हमारा ऑर्गेनिक एनालिसिस वाला सैंपल था उसको एक्सट्रैक्शन किया गया है। एक्सट्रैक्शन का मतलब हर किसी को आता है। एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई किया गया है, ना कि उसमें गलत चीज नहीं रहता है, ठीक है।
प्यूरिफाई करने के बाद कुछ सम मॉलिक्यूल्स मिल गया है और मॉलिक्यूल्स को एलिमेंटल एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो एलिमेंटल एनालिसिस जब किया गया है उससे मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया कुछ, और देखा गया है कि वो मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन है, कार्बन प्रेजेंट है। वो कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट है वो बायो का मतलब लग जाता है उधर, ठीक है। तो उसको कहता है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये था हमारा बायोमोलिक्यूल्स। अभी हम बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन होता है कार्बन कंटेनिंग molecules extracted from living tissue. Carbon containing molecules extracted from living tissue is called बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए इधर में एक क्वेश्चन आता है, देखो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन में निकाल देते हैं ना, वो क्या बायोमोलिक्यूल्स है कि नहीं? वो तो हमारा बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है, लंग्स है, उधर से जा रहा है। वो बायोमोलिक्यूल्स है कि नहीं? बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब यह होता है कि वो लिविंग टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किया होना पड़ेगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग टिश्यू को साथ नहीं बना के एक्सट्रैक्ट किया था? नहीं ना। तो उधर में तो सिर्फ ऐसा कुछ मिल गया, उधर में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं मिल गया ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलते हैं वो क्या है, वो हमारा जो निकल गया है वो बायोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो लिविंग टिश्यू से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। अभी बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन हम और एक बार लिखेंगे। लिखने के बाद बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स और एक एनालिसिस है ना, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, वो कर लेते हैं। उसके बाद बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल देखेंगे। जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस है ये कैसे किया जाता है? इनऑर्गेनिक एनालिसिस जब किया जाता है, देखिए ये एक लीफ लिया गया है। तो ये लीफ लेने के बाद ये लीफ को देखिए, ये लीफ में क्या क्या रहता है? लीफ में रहता है H2O और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। H2O रहता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है। देखिए उसको अगर हम ड्राई करेंगे सनलाइट से तो क्या निकल जाएगा? हमारा जो वाटर था वो लीफ से निकल जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा ना। अभी ड्राई लीफ है, ठीक है, ये ड्राई लीफ। उसको कहते हैं, क्या कहता है उसको? फ्रेश वेट ऑफ लीफ, फ्रेश वेट। इसको कहते हैं फ्रेश वेट और इसी को कहते हैं ड्राई वेट। और क्या क्या प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी हम इसको बर्न करेंगे। क्या करेंगे? उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद जो फ्यूम निकलता है, यह ऑक्सीडेशन जैसा प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना। जब फ्यूम निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो इधर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी निकल गया, वाटर भी निकल गया। क्या बचेगा? जो राख है ना, जो एस है ना, तो उधर में सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बच गया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बच गया। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, उसके बाद PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है। तो उसका मतलब यह है कि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो सेल वॉल का मिडिल लेवल होता है ना, तो मिडिल लेवल में कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट रहता है। तो देखा गया है कि अगर लीफ को जला दिया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो देखिए जो सेल वॉल का जो मटेरियल्स रहता है, जो सब्सटेंस रहता है, जो केमिकल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, वो बच जाता है, ठीक है। तो यही मतलब था। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन और एक बार लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का बंटवारा, ठीक है। तो ये था बायोमोलिक्यूल्स। एक बार डेफिनेशन रिवाइज कीजिए। बायोमोलिक्यूल्स था कार्बन containing molecules
कार्बन containing molecules extracted from living tissue। ये था बायोमोलिकुल का डेफिनेशन। अभी बायोमोलिकुल्स को हम जो डिवाइड किया था, एक था फिल्ट्रेट और एक था रिटेंटेट। तो फिल्ट्रेट होता है एसिड सोल्यूबल और रिटेंटेट होता है एसिड इनसोल्यूबल। तो ये होता है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल और ये होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल। उसका इधर में आएगा, देखिए इधर में आएगा पॉलीसेकेराइड, तो इधर में क्या आएगा, मोनोसेकेराइड। इधर में आएगा प्रोटीन और इधर में आएगा एमिनो एसिड। इधर में आएगा न्यूक्लिक एसिड और इधर में आएगा आपका नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट और शुगर, मोनोसेकेराइड, ऐसा कुछ रहेगा। देखिए अभी दिक्कत, ये तो सबको पता है, दिक्कत है लिपिड को समझाना। ठीक है, लिपिड होता है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल लेकिन रहता है रिटेंटेट में, क्योंकि लिपिड का जो मोलिक्यूल्स है ना वो टूटता नहीं एक एक करके। जैसे हमारा ये होता है ना कि पॉलीसेकेराइड को टूट सकता है ना मोनोसेकेराइड्स में, तो ये निकल जाता है फिल्टर से। तो इधर क्या होता है, लिपिड का जो मोलिक्यूल्स होता है वो फिजिकली एग्रीगेशन फॉर्म में रहता है। तो फिजिकली जब एग्रीगेशन फॉर्म में रहता है उसको फिर वो फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, फिल्टर नहीं हो पाता है, इसके लिए रिटेंटेड है। इसीलिए हम एक लाइन लिख देते हैं लिपिड। अच्छा, और एक्सेस में भूल गया था, इधर में मोलिकुलर वेट होता है 8 to 800, अच्छा 800, हाँ 800 डेल्टन, और इधर में मोलिकुलर वेट था मोर देन 1000 डेल्टन। देखिए मोलिकुलर वेट से ये बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन साइज अगर हम साइज देखेंगे वो रिटेंटेड में रह जाता है, एसिड इनसोल्यूबल होता है, इसलिए बायोमैक्रोमोलिक्यूल पकड़ कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं। तो लिपिड अकॉर्डिंग टू molecular weight it should be in micromolecule, but due to aggregation form of lipid it comes in acid insoluble pool। तो ये था हमारा लिपिड के बारे में। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी में उसके ये वाला पोर्शन के बाद एक साथ दिया हुआ है कि लिपिड कितना परसेंटेज होता है एक लिविंग सेल में, और एक लिविंग सेल में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट। देखिए वाटर 70 to 80% होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड रहता है 10 to 20%। उसके बाद रहता है आपका प्रोटीन रहता है, प्रोटीन 5 to 7% रहता है। उसके बाद रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट 3% रहता है। उसके बाद रहता है क्या, लिपिड रहता है 2% और आयंस रहता है 1%। लिख देते हैं, पहले ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक लिविंग सेल में क्या क्या रहता है। ये एक लिविंग सेल है।
इधर में पहला नंबर में रहता है आपका वाटर। लिविंग सेल में वाटर रहता है 70%। ठीक है, मतलब मिनिमम 70 है, मैक्सिमम 90 तक जा सकता है। ठीक है, और दूसरे में रहता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन रहता है 10% अप्रोक्सीमेटली, 15 भी हो सकता है, 10 to 15 एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। तो थर्ड में रहता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड रहता है आपका 5 to 7%। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है गुरुजी। ये गुरुजी रहता है 3%। उसके बाद आता है आपका लिपिड। तो लिपिड रहता है 2%। और उसके बाद रहता है आयंस। आयंस रहता है 1%। ये वाला 7 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा उलट पलट हो सकता है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये चला गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेटाबोलाइट्स। हो गया ये। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटाबोलाइट्स। देखिए मेटाबोलाइट्स में हर किसी को डाउट रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में होता ही नहीं है ऐसा क्लियर करके। तो देखिए एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सपोज एक प्लांट है और हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी में बहुत सारा फिजियोलॉजिकल पाथवे, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस का एक हिस्सा है, मेजर हिस्सा है, उसको कहता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हालांकि वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है और रिएक्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा मेटाबॉलिक पाथवे का, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। और अगर वो इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, कुछ सेकेंडरी वाला काम करता है, वो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मतलब जो इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले नहीं करता है वो फिजियोलॉजिकल पाथवे में, उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहता है। देखिए जो हमारा एनसीईआरटी में एक शर्त दिया हुआ है ना, वो वाला शर्त से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल, तो उससे क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए पहले हम मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं। मेटाबोलाइट्स वो होता है जिससे मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होता है। अभी हम देखेंगे जो मेटाबोलाइट्स है उसको दो पार्ट किया जा सकता है। देखिए थोड़ा सूखा हो जाएगा, मैं उसको मिटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स होता है नंबर 1 प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड नंबर 2 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नंबर 1 होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या नंबर 2 होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अभी हम लिखना चालू करेंगे। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है दो सब्सटेंस which plays direct role in physiological pathway or responsible for ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जितना फिजियोलॉजिकल पाथवे है, फिजियोलॉजिकल पाथवे है, तो फिजियोलॉजिकल पाथवे में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ने डायरेक्ट एंड मेजर रोल प्ले करता है। और एग्जाम्पल रहता है
जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे लिपिड, फैट्स, ये सब होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दो सब्सटेंस which do not play direct role in physiological pathway, or it may be byproduct of some major physiological reactions। तो उसका जो और क्या क्या था, हाँ ये हो गया। अभी इसका जो एग्जांपल्स है वो एक बड़ा सा आता है, तो इधर में नहीं बतेगा, तो हम उसको मिटा लेते हैं, मिटा के उधर पढ़ा देते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए। तो इधर में स्पेस छोड़ना, क्योंकि हम मेटाबोलाइट्स का जो ये एग्जांपल्स है ना एनसीईआरटी वाला, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पहला वाला पिगमेंट है। पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायानिन। उसके बाद आता है एल्कालॉइड्स। एल्कालॉइड्स के बारे में ये पिगमेंट सबको पता है। कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, एंथोसायानिन एक पिगमेंट होता है, सबको पता है ये पिगमेंट। एल्कालॉइड्स होता है मॉर्फिन एंड कोडीन। ये वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद टार्पिनॉइड। टार्पिनॉइड में यह रहता है मोनोटार्पिन, डाइटार्पिन, टार्पिन टार्पिन टार्पिन, ठीक है। एसेंशियल ऑयल, ऑयल एंड ऑयल, ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, एसेंशियल ऑयल। टॉक्सिन, आयन, एवारिन, राइसिन, ठीक है। इधर में आयन, इधर में आयन, इधर में आयन। लैक्टिन, लैक्टिन कॉन्काबिलिन ए। देखिए लैक्टिन थोड़ा बड़ा वर्ड है, कॉन्काबिलिन भी बड़ा वर्ड है, टॉक्सिन, राइसिन ये सब छोटा छोटा वर्ड है। ऐसे कुछ याद रखने का तरीका निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रग्स, फिनब्लास्टिन, सार्कोमेन। उसके बाद आता है पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर्स एंड गम्स एंड सेलुलोज। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। अभी हम चालू करेंगे, अभी असली मजा आएगा। अभी हम चालू करेंगे शुगर। तो अभी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैसअप हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मैसअप करेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जब मैं बायोमोलिकुल्स खुद पढ़ता हूँ और किसी को पढ़ाता हूँ, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो एल्डिहाइड है, जो एसिड्स है, जो बेस है, यह हम कहां पे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री सर तुमको पढ़ाएगा एल्डिहाइड, मैंने पढ़ाऊंगा शुगर। केमिस्ट्री सर तुमको पढ़ाएगा कीटोन, मैंने पढ़ाऊंगा शुगर। केमिस्ट्री सर तुमको पढ़ाएंगे एसिड, और मैंने पढ़ाऊंगा एमिनो एसिड। केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया जाएगा बेस, और हमारा बायोमोलिकुल्स में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री में एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है वो इधर में शुगर होता है। जो केमिस्ट्री में एसिड होता है वो हमारा बायोमोलिकुल्स में एमिनो एसिड होता है। जो केमिस्ट्री में बेस होता है हमारा बायोमोलिकुल्स में वो नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो एक फंडा था, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जनरली शुगर कहते हैं, और शुगर को जनरली सैकराइड कहते हैं। शुगर सर केमिकली क्या होता है? शुगर सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। केमिकली सैकराइड्स
are either polyhydroxy एल्डिहाइड है, नहीं तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। हाँ, ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, उसको एल्डोस कहते हैं, उसको कहते हैं एल्डोस। और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है उसको कहते हैं कीटोस। ठीक है, उसको कहता है कीटोस। तो ये था। अभी जो यूनिट होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, तो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है उसको मोनोसेकेराइड कहता है। अगर 2 से स्टार्ट करके 10 के अंदर होता है यूनिट, तो उसको कहता है ओलिगोसेकेराइड। और अगर मोर देन 10 विल बी देयर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, carbohydrate or saccharide can be classified into 3 parts. Number 1, monosaccharide। तो नंबर 2 होता है ओलिगोसेकेराइड। और नंबर 3 होता है पॉलीसेकेराइड। तो ये तीनों है हमारा यूनिट के बेसिस पे। सिंगल यूनिट, 1 यूनिट, इधर में रहता है 2 to 10 यूनिट, और इधर में रहता है मोर देन 10 यूनिट। ठीक है, ये था हमारा। अभी हम एक एक करके मोनोसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो मोनोसेकेराइड से स्टार्ट करते हैं, ये सब बिता देते हैं। अभी आ जाएगा हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, यह हमारा, रुकिए हम रेड से लिखते हैं। यह है मोनोसेकेराइड। बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ सकता है, उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा ये होम सेटअप है। तो मोनोसेकेराइड, एक सेकंड रुकिए। तो मोनोसेकेराइड हम स्टार्ट करेंगे। यह है मोनोसेकेराइड। देखिए, मोनोसेकेराइड 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्डोस के लिए, एक होता है कीटोस के लिए। मतलब एक का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, एक का फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो सकता है। ठीक है, अभी मोनोसेकेराइड जब हम पढ़ते हैं, पहले मेरा दिमाग में ऐसे एक डैश मारना आता है, पार्ट करना आता है। ठीक है, तो पहले देखिए हमारा 3 कार्बन से, एक्चुअली मोनोसेकेराइड जो शुगर का यूनिट होता है ना, वो मिनिमम 3 कार्बन से होता है और मैक्सिमम 7 कार्बन तक होता है। ठीक है, तो पहले हम मोनोसेकेराइड 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड, देखिए जब 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, तो मेरा दिमाग में आता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लिसरॉल, CH2OH एंड अगेन CH2OH, यह है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। अभी हम क्या करेंगे, कहीं इधर में है, कहीं पे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है क्या? नहीं है ना, नहीं है, तो लीजिए, तो नहीं है, तो ये सिर्फ ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल को हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल को हम ये देखिए CHO कर देंगे, और ये CHOH होगा, ये CH2OH होगा। तो ये हमारा, ये आगे एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लिसरॉल विल बी टर्म्ड एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये शुगर है? देखिए, हमारा शुगर होने के लिए एक कंडीशन दिया था, वो था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये देखिए, ये देखिए, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये है एल्डिहाइड। तो ये हो गया ना पॉलीहाइड्रोक्सी, ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हो गया ना। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, इसीलिए इसको शुगर कहने लग जाता है। ठीक है, अभी आएंगे हम एसीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ये था हमारा एल्डिहाइड वाला पोर्शन, एल्डिहाइड। इधर में हम देखेंगे कीटोन वाला पोर्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे CH3, ये था हमारा एसीटोन। ठीक है, ये रहा हमारा एसीटोन। अभी हम इधर में क्या उसको शुगर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना। हाँ, अभी देखेंगे, अभी क्या करेंगे बेसिलस सूरा को, अभी उसको करेंगे CH2
C11 और CH2 और इधर में लगा देंगे OH, इधर में लगा देंगे OH। देखिए इधर में क्या हो गया, इधर में ससुर देखिए इधर में OH लग गया, इधर में भी OH लग गया और ये है एसीटोन। तो हो गया ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, हो गया ना। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसका नाम है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारा कंडीशन क्या था शुगर होने के लिए, उधर में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना पड़ेगा, इधर में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी है, तो ये शुगर भी है, लिख लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को, ठीक है। देयरफॉर दोनों को हम क्या कर सकता है, मोनोसैकेराइड कर सकते हैं, शुगर कर सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कर सकता है। ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का बेसिक। हाँ, अभी मोनोसैकेराइड और एक चीज पढ़ा देते हैं। अगर 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड है उसको कहते हैं ट्रायोस। ट्रायोस का एग्जांपल एक है ग्लिसरैल्डिहाइड और एक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। लिख लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये मैं शॉर्ट में लिख दिया, इधर में लिखा हुआ है, मन करे तो ये वाला भी इधर लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम 4 कार्बन का एग्जांपल पढ़ेंगे। 4 कार्बन का एग्जांपल है, आंसर में है नहीं, लेकिन हमारा दिमाग में होना चाहिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, नीट में नहीं, कोई कोचिंग का मतलब एग्जाम्स में पूछ देता है। इधर में आता है एरिथ्रोस एंड आता है थ्रियोस, एरिथ्रोस एंड थ्रियोस आता है। उसके बाद आता है 5 कार्बन का। 5 कार्बन का आता है राइबोस, एराबिनोस, उसके बाद आता है जाइलोस, लाइक्सोस, ये सब होता है। राइबोस, उसके बाद आता है एराबिनोस, उसके बाद आता है जाइलोस, उसके बाद आता है लाइक्सोस। और 6 कार्बन का सबको पता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। देखिए इधर में कहने का है कि मेरे को कहने का है कि ये जो फ्रुक्टोज है ना, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन का है, ठीक है। अभी 7 कार्बन का भी एक है, इधर तक आ रहा है कि बोर्ड, देखिए एक बार। ओहो रुकिए, 7 कार्बन का जो एग्जांपल है हम इधर लिख देते हैं, हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। 7 कार्बन का सेडो हेप्टुलोस, ये भी एक कीटोन शुगर है। जहाँ पे यू रहता है ना वो कीटोनिक शुगर है, और जहाँ पे ओ रहता है ये सब ग्लूकोज मतलब एल्डिहाइड का है। देखिए ये था हमारा एग्जांपल, ये वाला याद रखिए, ठीक है। ये दोनों फंडा, बेसिक फंडा है जो कार्बोहाइड्रेट का। अभी हम एक बेसिक सेट पढ़ेंगे, जो मजा आएगा ना बेसिक सेट पढ़ के। मतलब क्या होता है, जो ये सबका स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा आपको। जितना कुछ एग्जांपल लिखा दिया ना, जितना कुछ हो रहा है ना, जितना कुछ एग्जांपल है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ आ जाएगा आपको। सिर्फ एक साथ याद रखना है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, अभी यही लिख लीजिए। तो अभी हम देखेंगे वो मैजिक सेट बना, ठीक है। अगर मैजिक सेट क्लियर हो जाएगा तो केमिस्ट्री का मतलब बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट का जितना कुछ पोर्शन है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यह है मैजिक सेट। तो मैजिक सेट हम स्टार्ट करेंगे 3 कार्बन से, ठीक है। 3 कार्बन वाला क्या था, 3 कार्बन वाला था ग्लिसरैल्डिहाइड। पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, CHO, CHOH, उसके बाद आएगा CH2OH, ठीक है। यह था हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड। तो उसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट है इधर में आएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो CHO एंड CH2OH है ना उसको पहले लिख लेंगे। अभी इधर में क्या है, OH है ना, उसको राइट में OH लिखेंगे। और जब ये फ्लो शर्ट लेफ्ट में आता है ना, ये वाला OH इधर राइट में रह जाता है। तो हो गया ये 4 कार्बन का जो है उसका नाम है डीएराइथ्रोस। तो अभी हम इधर जाएंगे, इधर आएगा CHO और नीचे में आएगा CH2OH, और इधर में पहले में था OH राइट पे, अभी ये राइट पे आ गया ना, OH लिखेंगे लेफ्ट में। तो ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा D3OS। तो अभी
एरिथ्रोस का भी दो पार्ट होता है, ट्रियोस का भी दो पार्ट होता है, ठीक है। अभी एरिथ्रोस का दो पार्ट हम पढ़ेंगे, इधर में एक आएगा और इधर में एक आएगा, और ट्रियोस का भी इधर में एक आएगा और इधर में एक आएगा। तो एरिथ्रोस में पहला आता है, देखिए पहले में लेफ्ट में आया ना CHO CH2OH, OH था और एक OH है और एक OH बाहर जाएगा। जब लेफ्ट में आता है ना तो ये वाला जो नया वाला कार्बन का OH है वो राइट में लग जाता है। तो ये हो गया आपका राइबोस, ये हो गया राइबोस शुगर। अभी हम ड्रॉ करेंगे एराबिनोस, तो अभी इसी से ड्रॉ करेंगे CHO और नीचे में होगा CH2OH। तो ये वाला राइट में OH, ये वाला राइट में OH, इधर में आ जाएगा लेफ्ट में OH, ठीक है। तो ये हो गया डी एराबिनोस। तो ये था हमारा एरिथ्रोजन ट्रियोस, उसके बाद राइबोस एराबिनोस। अभी इधर का देखेंगे, इधर का जो CHO है और नीचे में CH2OH है, तो इधर में अगर OH राइट में लग रहा है, सेकंड वाला OH लेफ्ट में लग रहा है, थर्ड वाला OH कहाँ पे लगेगा, ये फ्लो सब लेफ्ट में आया ना तो राइट में OH लग जाएगा। तो ये H है, ये H है, ये H है। तो ये था हमारा जाइलोस, जाइलोस, ठीक है। और एक साथ आएगा CHO CH2OH, इधर में OH राइट में है, इधर में OH लेफ्ट में है, और एक OH आएगा जो लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि ये राइट में आ गया ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो उसको नाम होगा डी लाइक्सोस, ठीक है। ये था। अभी हम एराबिनोस एंड लाइक्सोस का और पार्ट करेंगे, दिखाई देगा कि नहीं देगा एक बार देख लेते हैं। थोड़ा कैमरा नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अभी होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं क्योंकि हाँ अभी एराबिनोस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एराबिनोस का भी दो आएंगे, एक आएगा लेफ्ट में, एक आएगा राइट में। तो जो लेफ्ट में आएगा उसमें होगा CHO CH2OH, तो इधर में राइट में था OH और राइट में था OH, और ये लेफ्ट में आया ना राइट में OH होगा, ठीक है। नहीं इधर था H और एक आएगा, बिकॉज इट विल बी ऑफ 6 कार्बन, तो लेफ्ट में आया OH राइट में होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये है डी ग्लूकोज, और इधर आएगा CHO और नीचे में आएगा CH2OH, इधर आएगा OH, इधर आएगा OH, इधर आएगा हाइड्रोजन, और इधर आएगा, जब राइट में आता है वो ये OH लेफ्ट में आता है। तो ये है डी मेनोस, दिखाई दे रहा है ना। तो ये था ग्लूकोज एंड मेनोस। अभी हम लाइक्सोस का ड्रॉ करेंगे, इधर का भी होता है, इधर का भी होता है, लेकिन इतना नहीं चाहिए हमको, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना, इसीलिए हम इधर ये एराबिनोस का बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लाइक्सोस का देख लेते हैं। लाइक्सोस का भी दो पार्ट होता है, एक इधर आता है, एक उधर आता है, ठीक है। तो पहले में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है CHO, तो नीचे में CH2OH। देखिए इधर क्या होता है, इधर पहले में OH राइट में है, दूसरे में हाइड्रोजन है, राइट में हाइड्रोजन है, और लेफ्ट में है ना तो OH राइट में लग जाएगा। तो बाकी हाइड्रोजन फिलअप कीजिए, OH, ये भी OH, ये हाइड्रोजन है। तो ये उसका नाम है गैलेक्टोस, ठीक है, उसका नाम है दी गैलेक्टोस। अभी इधर में देखेंगे, इधर में क्या है, अब देखिए CHO, नीचे में CH2OH, तो इधर में OH राइट में, इधर में हाइड्रोजन राइट में, हाइड्रोजन राइट में, इधर में ये फ्लो राइट में आया ना, राइट में आना, OH लेफ्ट में होगा, OH आ गया लेफ्ट में। बाकी आप फिल अप कीजिए, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये OH इधर जाएगा, ये OH इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा।
तो ये है दी टेलोस। तो ये वाला हमारा बेसिक शर्त है, ठीक है। अगर ये वाला शर्त पूरा आ जाएगा ना आपको, तो किसी भी आपका कंपाउंड का मोनोसेकेराइड का अगर ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है तो हो जाएगा आपसे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ये वाला शर्त कोई नहीं सिखाएगा आपको, तो इधर मिल रहा है। तो देखिए एक बार लिख लीजिए, उसके बाद रिवाइज कीजिए, मैंने जैसे ड्रॉ किया ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा आपका भी। ये देखिए और एक बार समझाते हैं। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3 कार्बन का है। इससे हम बंटवारा करेंगे 2 पार्ट में। पहला वाला लेफ्ट में आता है, दूसरे वाला राइट में आता है। तो लेफ्ट वाला पहले ड्रॉ कीजिए। तो लेफ्ट वाला हम ड्रॉ कीजिए, जैसा है ऐसा ही कर लीजिए। CH ऊपर में, CH2OH नीचे में। तो पहले में इधर में नीचे वाला OH है, ये वाला OH राइट में है, लिख लेते हैं। और लेफ्ट में आया तो दूसरे वाला जो कार्बन ऐड होता है ना, उसका OH राइट में होगा, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन से फिलअप कीजिए। अभी जाएंगे राइट में, CH2 है, CH2 बना लेते हैं। CH2OH है, CH2OH बना लेते हैं। मिडिल में आपका OH है और एक नया कार्बन आएगा, कार्बन ऐड हो गया। ये राइट में आया इसलिए OH लेफ्ट में आ गया, ठीक है। ये हो गया थ्रियोस, ये हो गया एरिथ्रोस। अभी एरिथ्रोस का बंटवारा करेंगे और थ्रियोस का भी बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। अभी एरिथ्रोस का 2 पार्ट होता है, एक है राइबोस, एक है एराबिनोस। देखिए एरिथ्रोस का भी सेम CH ऊपर में, CH2OH नीचे में। तो OH राइट और ये लेफ्ट में आने वाला OH का होगा राइट में। तो इधर में देखिए CHO ऊपर में, CH2OH नीचे में। तो OH राइट में, OH राइट में। लेकिन ये वाला राइट में आ रहा, नया वाला कार्बन का जो OH है हो जाएगा लेफ्ट में, हो गया। अभी देखिए थ्रियोस का देखिए, थ्रियोस का 2 बंटवारा हो गया। इधर में देखिए CH ऊपर में, CH2OH नीचे में। तो ये OH राइट में, ये OH लेफ्ट में। और नया वाला OH जो फ्लो साथ लेफ्ट में आता है, नया वाला OH जाएगा राइट में। तो इधर में क्या होता है, ये CH2 है, ये CH2OH है। तो इधर में जो OH होता है ना, तो ये OH राइट में है, ये हाइड्रोजन राइट, ये OH लेफ्ट में है। तो नया वाला OH कहाँ पे होगा? ये राइट में आना, नया वाला OH जाएगा लेफ्ट में। तो ये था। अभी हो गया एराबिनोस एंड लाइसोस का हम बंटवारा करेंगे। तो एराबिनोस का जब बंटवारा करते हैं तो CH ऊपर में, CH2OH नीचे में। इधर OH राइट में, OH लेफ्ट में, राइट लेफ्ट। अभी नया वाला OH कहाँ पे होगा? क्योंकि ये लेफ्ट में आया फ्लोसर, देयरफॉर इट विल बी ऑन राइट, ठीक है। तो ये था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो आ गया ना हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन ये है ग्लूकोज का मेन स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। तो अभी हम मैनोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये था हमारा एराबिनोस, CH ऊपर में, CH2OH नीचे में। तो OH और जो नया वाला कार्बन ऐड हो गया उसका OH जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि ये फ्लोसर राइट में जा रहा है, ठीक है। ये था। अभी हम नाइट्रोस का 2 बंटवारा करेंगे, CH ऊपर में, CH2OH नीचे में। तो OH। तो बाकी जो नया वाला कार्बन है, नया वाला कार्बन लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए ये राइट में OH जाएगा। ये है गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर। अभी लास्ट ट्रिथियोलोस का स्ट्रक्चर, ऊपर में CHO, नीचे में CH2OH, OH। और ये राइट में जा रहा है, इसलिए OH लेफ्ट में आ रहा है। ये है बेसिक चार्ट। अभी हम रखता मरिए कॉन्सेप्ट से बनाई है, मैंने जैसे बनाया ऐसे बनाई, आपका मर्जी है। लेकिन अगर ये सब आ जाता है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा स्ट्रक्चर का जो दिमाग में घुसना चाहिए ना, घुस जाता है भाई। बहुत मेहनत किया मैंने ये सब बनाने में, बहुत मेहनत किया। बहुत पहला वाला नोट्स, बहुत सारा नोट्स मिला के बहुत सारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ के ये वाला सब बनाया। तो पढ़ लीजिए, आप ही के लिए है, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो ये था वीडियो नंबर 1, पार्ट नंबर 1 बायोमोलिक्यूल्स का। बहुत लंबा हो गया और लंबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर नेटवर्क भी कम मिलता है, नहीं तो अपलोड ही नहीं होगा इतना बहुत लंबा हो जाने से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से चालू होगा, कार्बोहाइड्रेट का ही जो नेक्स्ट पार्ट है उससे चालू होगा। तो ये हो गया हमारा रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, और जो थ्योरी पार्ट है, जो जितना कुछ है कार्बोहाइड्रेट का, वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू किया जाएगा। ये देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए।